नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए क्लास 7 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग दी वेदर। तो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया है व्हाट इज़ वेदर? वेदर होता क्या है? तो वेदर एक कंडीशन है किसकी? एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है और उस कंडीशन में क्या देखा जा रहा है? टेम्परेचर देखा जाएगा, प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी और बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस की बात होती है तब उसको वेदर कहा जाता है। एग्जाम्पल वेदर में अगर देखेंगे तो हॉट वेदर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है या ह्यूमिड हो सकता है। ह्यूमिड का मतलब होता है कि वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होगी, मॉइस्चर का कंटेंट जब ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिड है। ठीक है? एटमॉस्फेयर क्या होती है? लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग दी अर्थ। तो अर्थ के आसपास जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, मतलब लेयर्स हैं एयर की, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास अर्थ पे, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो माउंटेन्स हो, वो किस लेयर में आते हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं। ठीक है? तो ट्रोपोस्फेयर होती है और इसी के साथ ही साथ एक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन लेयर भी लाई करती है, ये बात याद रखिएगा। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करी जाए तो ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ होती है, तो अर्थ के सबसे पास में होती है ये। हाइट अगर देखेंगे तो 6 से 18 किलोमीटर तक की हाइट में होता है ये। जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर पे आते हैं। तो एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो वेदर का है वो क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है? हाउ हॉट और कोल्ड एयर इज, तो एयर गर्म है या ठंडी है तो वो टेम्परेचर जो है वो बताता है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन में रेन हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, हेल हो सकती है, स्लीट हो सकती है, तो ये सब प्रेसिपिटेशन कहलाएंगे। ठीक है? इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वेट ऑफ एयर। तो एयर का जो वेट होता है उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर जो है उसको विंड कहते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। तो एयर में कितना वाटर वेपर का कंटेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेदर। वेदर को मेजर कैसे किया जाएगा? तो अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। तो टेम्परेचर से क्या मेजर मतलब जो थर्मोमीटर है उसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। इसके बाद यूनिट्स अगर देखी जाए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो पहला यूनिट है सेल्सियस और दूसरी यूनिट इंपॉर्टेंट है फ़ारेनहाइट है। ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर देख लेते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड क्या है। तो रेंज की अगर बात करी जाएगी कि रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे है, जैसे मान लीजिए 12 अप्रैल 2026 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन है। मान लीजिए जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर और ये हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अगर पूछा जाए रेंज क्या है टेम्परेचर की तो आप कहेंगे 35 माइनस 14, ये क्या हो जाएगी? 21, ये रेंज है। मीन टेम्परेचर क्या होता है? मीन टेम्परेचर होता है एवरेज, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। तो मीन टेम्परेचर अगर देखा जाएगा तो 14 प्लस 35 अपॉन 2, ये हो जाएगा मीन टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन को कैसे मेजर किया था? मतलब जो वर्षा हो रही है उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है? अब मेजर्ड यूजिंग रेन गॉज, अभी रेन गॉज से इसको मेजर किया जाता है प्रेसिपिटेशन को। कैसे? यूनिट क्या होती है प्रेसिपिटेशन जो ही वो मिलीमीटर में होती है। कितना मिलीमीटर रेन हो रही है आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक मेजरिंग ट्यूब है, ये मेजरिंग से स्केल इस पे बनी हुई है और ये कलेक्टिंग फनल है। तो पानी बरसा मान लीजिए, इसमें स्टोर हुआ और फिर यहाँ से आपको इसकी हाइट से पता चल जाएगा कितना मिलीमीटर पानी गिरा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए जैसे दिया गया 10 मिलीमीटर रेनफॉल है, इसका मतलब 10 मिलीमीटर ऑफ वाटर कलेक्टेड। तो यहाँ पे जो वाटर का कलेक्शन होगा वो कहाँ तक हो जाएगा? 10 मिलीमीटर तक हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, याद रखिएगा। इससे प्रेशर नहीं मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। यूनिट क्या होती है? मिली बार होती है, स्मॉल एमबी में इसको लिखा जाता है। ठीक है? नॉर्मल प्रेशर अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है तो 1013 मिली बार होता है। ठीक है? तो एमबी मीन्स मिली बार होता है, तो नॉर्मल प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर का है वो 1013 मिली बार है। बिलो 1000 मिली बार अगर है तो इसका मतलब स्टॉर्म आने वाला है या डिप्रेशन क्रिएट हो रही है।
तो अगर प्रेशर कभी 1000 से कम हो रहा है, इसका मतलब उस जगह पे स्टॉर्म आने वाला है, डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे अगर आप जाएँगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, तो जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे तो प्रेशर की वैल्यू जो होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि एयर का जो वेट है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है, लेस ऑक्सीजन होगी वहाँ पर और ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ऊपर जाने पे और आपको साँस भी लेने में प्रॉब्लम होगी। विंड की बात करें, विंड क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखिएगा, जो एयर होती है जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। विंड को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे विंड वेन है। तो विंड वेन क्या मेजर करती है? विंड का डायरेक्शन बताती है। और एनीमोमीटर क्या होता है? ये विंड की स्पीड बताता है। तो स्पीड को बताने के लिए एनीमोमीटर है और डायरेक्शन को बताने के लिए विंड वेन है। हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, तो ये जैसे है। तो ये विंड वेन है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे मेनली लगा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्शन बताता है, जिधर ये मतलब फहरेगा उस तरफ विंड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये जो है ये घूमता है, विंड जब तेज चलती है तो ये घूमता है और घूमने से जो अंदर कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं जो बता देती हैं विंड की स्पीड कितनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस है हेल्प्स इन वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर कैसा होगा, वेदर को प्रेडिक्ट करने में ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? पायलट्स के लिए, सेलर के लिए और फार्मर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, क्या मेजर करता है? ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करी जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर, अगर मान लीजिए बिल्कुल सूखी एयर है, बिल्कुल भी उसमें वाटर का कंटेंट नहीं है, तो उस केस में ह्यूमिडिटी क्या होगी? 0% होगी। और फुल्ली सैचुरेटेड एयर है तो उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है, इफेक्ट्स अगर देखिए ह्यूमिडिटी का, तो हाई ह्यूमिडिटी अगर है तो उससे क्या होगा? तो उससे स्वेटिंग आएगी और स्लो ड्राइंग होगी, मतलब जो चीज़ें हैं धीमे-धीमे सूखेंगी, सूख पाने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तब की बात है। और जब लो ह्यूमिडिटी होती है, मान लीजिए वाटर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में पहले से ही कम है, तो उस केस में क्या होगा? ड्राइंग जो होगी वो फास्ट होगी, मतलब चीज़ें जल्दी सूखती हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल वेदर प्रेडिक्शन में आते हैं कि वेदर प्रेडिक्ट करने के जो पुराने तरीके थे, वो क्या थे? तो पीप लोग जो थे वो क्या करते, तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल वेदर पैटर्न पे आते हैं। पहले जो वेदर पैटर्न यूज़ होता था उसके तरीके क्या थे वेदर को प्रेडिक्ट करने के? तो लोग क्या करते थे? नेचर को ऑब्जर्व करते थे। तो पहले के केस में क्या होता था? जैसे आंट्स थे वो एग अगर कैरी करते थे, फ्रॉग्स क्रोक करते थे, बर्ड्स अगर थोड़ा-सा नीचे फ्लाई करती थी, मतलब बहुत हाइट पे नहीं, बहुत ही कम हाइट पे फ्लाई करती थी, या पाइन जो है कोन्स क्लोज़ कर लेते थे अपने, पाइन जो होते थे पोर्क्यूपाइन। तो उससे कहीं न कहीं वेदर प्रेडिक्शन हो जाता था और मेनली मानसून को प्रेडिक्ट करने में ये सब बहुत ज़्यादा पहले हेल्प करते थे। ठीक है? लेकिन अब क्या है, मीटियोलॉजी की बात अगर करी जाए तो स्टडी ऑफ वेदर, वेदर की पूरी एक साइंस हो गई, स्टडी हो गई, जिसको क्या कहा जाता है? मीटियोलॉजी कहा जाता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें मतलब पढ़ाई करते हैं और जो बहुत सारी चीज़ ज्ञान लेते हैं इसका, उनको मीटियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है? वेदर स्टेशंस बने हुए हैं। ये वेदर स्टेशंस क्या हैं? तो प्लेस वेयर ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट। तो जो वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? वेदर स्टेशंस कहा जाता है। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस क्या होते हैं? तो ये मेनली ऐसे वेदर स्टेशंस हैं जो रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर को, उस प्लेस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे, रेनफॉल पैटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, विंड को रिकॉर्ड करेंगे, ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो मेनली ये सब क्या करते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं वेदर स्टेशंस। कहाँ-कहाँ इनका यूसेज होता है? तो एग्रीकल्चर में, जिससे प्रेडिक्ट किया जा सके कि बरसात कब होगी, सूखा कब रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, तो उस हिसाब से वेदर मतलब जो क्रॉप्स होते हैं उनकी सोइंग और हार्वेस्टिंग करी जाती है। एविएशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए कोई भी अगर हवाई जहाज उड़ना है या कोई भी चीज़ है जो एविएशन से रिलेटेड है, उसके लिए क्लीन वेदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एविएशन में ये हेल्प करता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन, तो जैसे साइक्लोन आने वाला है तो साइक्लोन के केस में जो डिज़ास्टर होते हैं साइक्लोन टाइप के,
उनको आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है और जो भी नुकसान होने वाला है उसको कम किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में या वेदर प्रेडिक्शन के थ्रू। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग किस पे बेस्ड होती है? तो ये डेटा कलेक्शन पे बेस्ड होती है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है और वेदर को फोरकास्ट किया जाता है कि आगे वाला जो वेदर है वो किस तरीके का होगा। जैसे मान लीजिए 3 दिन का वेदर है, ये हम लोग ने देखा। 1 2 3 4 4 दिन का वेदर हम लोग ने देखा कि टेम्परेचर इतना रह रहा था, प्रेशर इतना रह रहा था। तो इससे हम 5वें दिन का भी वेदर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हो गया एक। साइंटिफिक एनालिसिस करी जाती है, रेन को प्रेडिक्ट किया जाता है, स्टॉर्म, साइक्लोन, हीट वेव्स, इन सबको वेदर फोरकास्टिंग में क्या किया जाता है? प्रेडिक्ट किया जाता है कि कैसा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो ये मेनली डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लाइफ सेव करता है। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में मेनली क्या होगा? लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें बची रहती हैं, सेव हो जाती है, नुकसान कम होता है। हेल्प फार्मर इन क्रॉप प्लानिंग, तो क्रॉप की प्लानिंग में फार्मर्स को ये हेल्प भी करता है। वॉर्न्स फिशरमैन एंड पायलट्स, तो फिशरमैन हो गए, पायलट हो गए, इनको वार्निंग भी प्रोवाइड करने में वेदर फोरकास्टिंग हेल्प करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स देख लेते हैं जो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वेदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है उसको वेदर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? लेयर वेयर वेदर अकर्स, मतलब जो क्लाइमेट फिनोमेना होता है, वेदर फिनोमेना होता है, जहां पर होता है उसी को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है, रेन गॉज रेनफॉल को मेजर करता है। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बात याद रखिएगा। एनीमोमीटर विंड की स्पीड बताता है। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी बताता है। विंड हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है? तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। हाई ह्यूमिडिटी अगर है, इसका मतलब स्वेटिंग ज़्यादा होगी और जो क्लोथ्स हैं वो धीरे धीरे सूखेंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने शॉर्ट में डिस्कस किया। इसके अलावा एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं वीडियो के, और साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स हैं जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।